भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की मजबूती हमारी संस्थाओं पर है। संस्थाएं कमजोर कैसे? विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र बना बैठा हुआ है। क्या चुनाव कराने वाली प्रक्रियाएं जो संस्थाएं हैं वो इतनी कमजोर हैं? चुनाव आयोग का अपना कोई स्ट्रक्चर तो नहीं? गरीबों के साथ, सरकारी योजनाओं के साथ भ्रष्टाचार करते हैं, उस पर ना सत्ता पक्ष आवाज उठाता है ना विपक्ष आवाज उठाता है। जेएनयू तक मार्च करना चाहिए। साथियों, कभी आपने सोचा है दारू से, पैसे से बिक जाने वाले उनके एजेंट हैं, उनको मार्च करना चाहिए संसद से जेएनयू तक। हम किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेते। इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी की, इसके जिम्मेदार आप और हम हैं। और अगर समझना है तो पहले विश्वविद्यालयों के भेदभाव को समझिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख लीजिए, अगर इनको सुनने के लिए भीड़ आती है। आपका स्ट्रक्चर भेदभावपूर्ण है, मिलकर चोरी करवाते हैं। तो जब मेरे साथ जो खड़ा नहीं, उसके साथ हम खड़ा नहीं, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमर। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में चुनाव होते रहते हैं और चुनाव कराने की जिम्मेदारी हमारे इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग को रहती है। लेकिन मौजूदा दौर पर हम देख रहे हैं चुनाव आयोग पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। क्या किसी संस्थाओं पर आरोप लगाना सही बात है? या संस्थाओं के विश्वसनीयता पर सवाल उठाना ये हमारे लोकतंत्र के लिए क्या सही है? लोकतंत्र की मजबूती हमारी संस्थाओं पर रहती है, लेकिन ये संस्थाएं कमज़ोर कैसे हुई? एक साथ ही हुई, एकाएक हुई कि धीरे धीरे हुई? या भारतीय समाज की जो विषमतापूर्ण व्यवहार है, जो विषमतापूर्ण स्ट्रक्चर है, उसकी बदौलत है? साथियों, इस समय देख रहा हूँ सत्ता हो या विपक्ष हो, वोट चोरी के संबंध में रोज़ टीवी डिबेट भी होते रहते हैं। लेकिन इस टीवी डिबेट में ये नहीं बताते कि भारतीय समाज का स्ट्रक्चर ही विषमतापूर्ण है। और जब भारतीय समाज के स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करते तो फिर ये विषमता का भाव आए कैसे? करप्शन का भाव, चाहे बोर्ड का करप्शन हो, चाहे प्रशासनिक अमले में गरीबों के साथ करप्शन हो, चाहे योजनाओं के संबंध में करप्शन हो, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा क्यों नहीं करते? अभी जैसे हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन के चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में, वोटर लिस्ट के संबंध में, वोट की चोरी के संबंध में बहुत से लोग चर्चा करते हैं और सांसदों ने मार्च भी किए। लेकिन जो भारत विश्व में लोकतंत्र की जननी है, जो भारत अपने सभा और समिति नामक संस्थाओं के माध्यम से विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र बना बैठा हुआ है, क्या ऐसा कमज़ोर है भारत का लोकतंत्र? क्या चुनाव कराने वाली प्रक्रियाएं जो संस्थाएं हैं वो इतनी कमज़ोर हैं कि वोट चोरी करवाने लगे? क्या भारतीय समाज का स्ट्रक्चर इतना कमज़ोर है? साथियों, जो भारतीय समाज को समझते नहीं हैं वो इस तरह की संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं। लेकिन संस्थाओं में बैठता कौन है? चुनाव आयोग कौन है? चुनाव आयोग का अपना कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है। वही बीएलओ, वही एसडीएम, वही डीएम, वही सब चुनाव आयोग के आदमी हो जाते हैं जब चुनाव होता है, जब चुनावी गतिविधियां चलती हैं वही हो जाती है। लेकिन जो 12 महीना गरीबों के साथ, सरकारी योजनाओं के साथ भ्रष्टाचार करते हैं, उस पर ना सत्ता पक्ष आवाज़ उठाता है ना विपक्ष आवाज़ उठाता है। इन्हीं की बदौलत है आज तरह तरह की चर्चाएँ चल रही हैं। साथियों, हमारे विश्वविद्यालयों में आज दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के प्रोफेसरों की पहुंच आज भी बहुत कम है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया हुई वो भी भेदभाव हुई। पहले होना चाहिए अनरिजर्व की, फिर रिजर्व की होनी चाहिए काउंसलिंग, जबकि रिजर्व कैटेगरी के लोग वंचित रहें, उसके लिए प्रयास किया गया कि पहले रिजर्व कैटेगरी की काउंसिल करा दो, फिर रिजर्व कैटेगरी। और जब वहाँ एडमिशन, छात्रों के एडमिशन से लेकर, नियुक्तियों से लेकर जब भेदभाव होता है, तो जो इलेक्शन कमीशन में चुन के जाते हुए लोग हैं, जो आईएएस बनते हैं, जो एसडीएम बनते हैं, वो कौन बनते हैं? इसी भेदभाव प्रक्रिया को देखते हुए समझते हुए, और उनके परिवार के लोग कैसे भेदभाव करते हैं, उनके दादा कैसे भेदभाव किए, उनके समाज के लोग कैसे भेदभाव करते हैं, वही जाते हैं, वो संस्थाओं में बैठते हैं। तो जब पंचायत का इलेक्शन होता है तो पंचायत में किसका प्रधान बनेगा, किसका जिला पंचायत बनेगा, किस जाति का होगा, वही स्ट्रक्चर काम करता है। बीएलओ किसका वोट जोड़ेगा, किसका काटेगा, ये कौन जिम्मेदार है? ये वही स्ट्रक्चर करवाता है। साथियों, वोट चोरी का आरोप जो इलेक्शन कमीशन पे लगाते हैं, सबसे पहले जो संस्थाएं हमारे यहाँ हैं जिनको हम सब मानते हैं, वहाँ पर भेदभाव है, सबसे पहले आवाज़ उठाना चाहिए। लोकतंत्र में जो विपक्षी सांसदों हैं उनसे पहले संसद से उनको सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ऑफिस पे मार्च होना चाहिए, जेएनयू तक मार्च करना चाहिए कि आज तक कोई भी एसटी प्रोफेसर क्यों, उसका जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए इन संस्थाओं में क्यों नहीं मिला।
और जब ये मार्च विपक्ष करता तब समझ में आता कि सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहा है, और जब वो न्याय की प्रक्रिया वो छात्र समझ में आ जाता, उसी प्रक्रिया से जब वो चयन होके जाता है, आईएएस बनता, फिर इलेक्शन कमीशन में जाता, तो उसको समझ में आ जाता न्याय और अन्याय क्या होता है। भेदभाव पर आधारित समाज को हम जस्टिफाई करते हैं, और जहाँ मेरी अनुकूलता होती है वहाँ पर हम कह देते हैं कि नहीं, ये गलत हो रहा है। साथियों, कभी आपने सोचा है पंचायत का इलेक्शन आपके यहाँ हो रहा हो, कोई दूसरा आके दूसरे के नाम पर वोट डाल दे और विपक्षी चुप रहेगा? क्योंकि सतर्कता से हम चुनाव लड़ते हैं, और जब हम सतर्कता से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इसी प्रकार की गतिविधियां होती हैं। सतर्कता से चुनाव नहीं लड़ते तो जो सतर्क होता है वो अपने रिश्तेदार नातेदार का नाम अपने पंचायत में जुड़वाता है, और फिर जब इलेक्शन होता है तो वोट डलवाता है, और अपनी निष्क्रियता, ना तो किसी के पास बूथ लेवल एजेंट है, ना बीएलओ को से वार्ता करने वाले, बीएलओ की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाले कोई कार्यकर्ता हैं, और जब ये उनके पास कोई नहीं है, और यहाँ तक दारू से पैसे से बिक जाने वाले उनके एजेंट हैं, और यही लोग बाद में आरोप लगा देते हैं इलेक्शन कमीशन में। साथियों, कभी भी संस्थाओं पर आरोप नहीं लगाते। संस्थाएं सही होती हैं, खराब होती हैं तो वहाँ बैठने वाले लोग खराब होते हैं। अंबेडकर साहब भी कहते थे संविधान खराब नहीं है, संविधान को पालन कराने वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि संविधान कितना अच्छा है, क्योंकि अच्छा अगर होगा तो अच्छा रखेगा, बुरा होगा तो बुरे तरह की गतिविधियाँ तैयार करेगा। लेकिन अभी तक वो कौन लोग थे जिनकी बदौलत आज दलित, पिछड़े, आदिवासी विश्वविद्यालयों में नहीं पहुंच पाए? वो कौन लोग थे जो आज तक देश के सर्वोच्च संस्थाओं में दलित, पिछड़े, आदिवासियों की पहुंच को वंचित कर रहे थे? और जब पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी प्रतिनिधित्व पाने लग गया, उसके लोग वहाँ पहुँचने लग गए, तो इन्हीं संस्थाओं में उनको वंचित रखने का कुत्सित प्रयास किया जाने लगा। वो कौन है जो 30 साल, 40 साल, 10 साल, 15 साल से 20 सालों से सत्ता संस्थानों में बैठे हुए लोग हैं, जो विश्वविद्यालयों में बैठे हुए हैं, जो किसी जिले के डीएम बने बैठे हुए हैं, जो कहीं के सेक्रेटरी बने बैठे हुए हैं? वो आज तो बने नहीं, ये 2014 के बाद भी नहीं बने हुए हैं। साथियों, समझने की ज़रूरत है। और मैं विपक्ष से या सत्ता पक्ष से या सामाजिक न्याय पसंद लोगों से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले वो संसद से दिल्ली यूनिवर्सिटी तक मार्च करें और कहें कि जिस वर्ग की जितनी हिस्सेदारी है उसको दो, और जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। उनको मार्च करना चाहिए संसद से जेएनयू तक कि जब तक जिस वर्ग की जितनी हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तक उठेंगे नहीं। और जब वहाँ से भेदभाव खत्म होगा, क्योंकि जो छात्र 5 साल 10 साल भेदभाव सहता है और फिर जब सिलेक्शन हो जाता है तो उसके मन में भेदभाव जनित हो जाता है और उसको लगने जा जाता है कि मुझे जो चीज़ें मिल रही हैं इसी बदौलत मिल रही हैं, इसलिए वो इन चीज़ों को फॉलो करता है। साथियों, हम जो स्ट्रक्चरल भेदभाव है भारतीय समाज में, जातिगत, धर्मगत, क्षेत्रगत, उस पर ध्यान नहीं देते। साथियों, इन चीज़ों को समझना चाहिए। पंचायत चुनाव की तरह अगर सक्रिय हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। साथियों, हमको समझना चाहिए कि जो ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे, यानी थाने में जो दलाली चल रही है, वो दलाली किसकी है? कौन सा वर्ग दलाली करता है? वही वर्ग सत्ता संसाधनों से, एसडीएम से, बीएलओ से मिलके सूची में, मतदाता सूची में नाम को गड़बड़ करवाता है, ठीक करवाता है। साथियों, उनको पहचान होनी चाहिए। और इस तरह से दलालों को प्रश्रय कौन देता है तो आप देख लेंगे उसका वर्गीय चरित्र आपको दिखाई देने लगेगा। हम किसी भी पार्टी का नाम नहीं ले रहे, किसी भी संसद सदस्य का नाम नहीं ले रहे, लेकिन ये देखने में हम सबको आता है कि जो भारतीय समाज को समझते नहीं हैं वो इस तरह के इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी की या नहीं की ये अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपने क्या किया? जब किसी आदिवासी को पीटा जाता है, जब किसी आदिवासी को सत्ता संस्थान में हो जाता है तो आपने कभी मार्च किया? नहीं किया। अगर आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन गलत है तो पूरे 300 के आसपास जितने भी सांसद हैं आपने इस्तीफा दिया? नहीं दिया, क्योंकि आप भी तो उसी गलत प्रक्रिया से चुनकर आए। साथियों, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है सामाजिक समता, सामाजिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक सम्मान। सामाजिक सम्मान की लड़ाई कौन लड़ा? सामाजिक सम्मान की लड़ाई अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने पीडीए का नाम दे दिया तो देखो सीट बढ़ गई, वहाँ तो वोट चोरी की बात नहीं आती है। नीतीश कुमार के सांसदों की आप संख्या देख लीजिए तो अगर 10-11 सांसद हैं तो 10 जातियों के लोग होंगे। सामाजिक प्रतिनिधित्व।
जब तक सामाजिक प्रतिनिधित्व और सम्मान की बात आप नहीं करेंगे तो जनता आपको वोट नहीं देगी। और जिन्होंने सम्मान दिया, जिन्होंने प्रतिनिधित्व दिया, जनता उनके साथ रहती है। क्योंकि साथियों, आपको भी समझना पड़ेगा, अब वो जनता सजग हो चुकी है। हर तरह से उसके आसपास जो भेदभाव हो रहा है उस भेदभाव को देख रही है। क्योंकि हर स्ट्रक्चर पर जो छात्र स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, विश्वविद्यालयों में जाता है, उसके साथ देखता है कि जातिगत आधार पर उसके साथ कैसे भेदभाव हो रहा है। और उस भेदभाव को आप संसद में एक दिन आवाज़ उठाने देने से नहीं हो पाता, बल्कि सड़क के माध्यम से आप कभी वहाँ पर कूच नहीं किए। सभी जिस तरह से साथी सांसद देखने में आया है कि संसद से जा रहे थे मार्च करने इलेक्शन कमीशन के कार्यालय तक, क्या कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मिलने गए कि जब तक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तब तक नहीं, आखिर दलित पिछड़े आदिवासियों को प्रतिनिधित्व क्या नहीं मिला? कभी सांसदों ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मार्च किया? सभी सांसदों ने। देश का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर आप सुधारने की कोशिश नहीं करते, वो आप सीरियस नहीं लेते। इसीलिए जो उस भेदभावपूर्ण स्ट्रक्चर से निकला हुआ छात्र जो जब किसी पद में जाता है तो इसी तरह के व्यवहार करता है। और उसके लिए जिम्मेदार कौन? उसके लिए जिम्मेदार आप और हम हैं। और अगर समझना है तो पहले विश्वविद्यालयों के भेदभाव को समझिए, जो आपके आसपास आपके लोग भेदभाव कर रहे हैं उनके बारे में समझिए, तब समझ में आएगा। साथियों, हमारी आपसे गुजारिश है, कभी आप पंचायत के चुनाव को समझिए। कुछ साथी कह रहे थे कि मैं तो यहाँ जाता हूँ तो रैली में इतनी भीड़ हो जाती है। साथी, इसका मतलब भीड़ कैसे आती है आपको समझ नहीं है, यानी भारतीय समाज की आपको समझ नहीं है। आप किसी बड़े व्यक्ति के बेटे होंगे, उसके नाम पे वोट आ जाते हैं, उसके नाम पे 10 लोग भीड़ जुटाते हैं, जबकि भीड़ कैसे आती है? बाला साहब ठाकरे को देख लीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख लीजिएगा, इनको सुनने के लिए भीड़ आती है। और भीड़ जब बाला साहब के जब चुनाव में वोटिंग होती थी तो उसका प्रतिशत देख लीजिएगा। भीड़ आना अलग बात है, वोट के रूप में तब्दील कर पाना अलग बात है, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर भेदभावपूर्ण है। आपके पार्टियों का स्ट्रक्चर, आपके आसपास के जो लोग हैं उनके बीच का स्ट्रक्चर, जब संरचना ही भेदभावपूर्ण होगी तो समाज में भेदभाव रहेगा। और इस तरह से वोट की चोरी, नोट की चोरी और सम्मान की चोरी चलती रहेगी। और वोट की चोरी, नोट की चोरी, सम्मान की चोरी तब तक चलता रहेगा जब तक सामाजिक स्ट्रक्चर भेदभावपूर्ण होगा। और सामाजिक स्ट्रक्चर भेदभाव ना हो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। और सबसे पहले जो निचला स्तर है, गांव का स्ट्रक्चर, वहाँ पर कोई भेदभाव ना हो, वहाँ पर कोई सम्मान की चोरी ना हो। यूनिवर्सिटी में जो छात्र जाता है उसके साथ कोई भेदभाव ना हो, उसके साथ कोई सम्मान की चोरी ना हो, उसके शैक्षणिक जो अधिकार हैं उसकी चोरी ना हो। और जब यहाँ से चोरी नहीं होगी तो फिर बाकी स्ट्रक्चरों में भी चोरी नहीं होगी। जब आप निचले स्तर पर, जब बच्चे का समाजीकरण होता है शुरुआती तौर पर, वहीं पर भेदभाव होता है, चोरी होती है। तो इसीलिए जब वहाँ पर जाते हैं तब भी चोरी होती है। और वोट की चोरी इसीलिए है, जब तक सम्मान की चोरी रहेगी, जब तक प्रतिनिधित्व की चोरी रहेगी, तब तक इस प्रकार की चोरियाँ आप देखते रहेंगे। और ये चोरियाँ जो दिख रही हैं वो किस क्लास के लोग किए हुए हैं, किस क्लास के वोटर ज़्यादा थे, किस क्लास के लोगों ने ज़बरदस्ती वोट करवाया, किस तरह से किया, आप हर तरह के इलेक्शन देख सकते हैं। साथियों, भारतीय समाज को समझिए, जानिए और तब लोकतंत्र की बात करिए। लोकतंत्र तभी तक जीवित रह सकता है जब तक संस्थाओं को हम दूषित नहीं करेंगे। क्योंकि हम संस्थाओं पर आरोप लगाना शुरू कर दिए, हम संसद पर आरोप लगाना शुरू कर दें, हम इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाना शुरू कर दें, हम न्यायपालिका पर आरोप लगाना शुरू कर दें, तो फिर देश में बचेगा क्या? जो आम जनता का विश्वास है इन्हीं संस्थाओं पे तो है। अन्याय करते हैं उस पद पे बैठने वाले साथी, अन्याय करते हैं विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, अन्याय करते हैं किसी भी जिले के डीएम, एसपी, थाना का थाना प्रभारी, तहसील का तहसीलदार। इनके प्रति कौन आवाज़ उठाएगा? आपके नज़र में तो है ही नहीं, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं। लेकिन बहुसंख्यक जनता इन्हीं अन्यायों से गुजर रही है। और बहुसंख्यक जनता इन्हीं संस्थाओं पे जब उसकी चोरी हो रही है प्रतिनिधित्व की, तो उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। तो जनता कहती है कि जब आप मेरे जो प्रतिनिधित्व के सवाल है, मेरे सम्मान के सवाल की जो चोरी होती है, तब आवाज़ नहीं उठाते, तो वोट की चोरी का क्या मतलब? क्योंकि वोट से तो आप लोग पहुंच जाएंगे और आप सब मिलकर चोरी करवाते हैं।
तो जब मेरे साथ जो खड़ा नहीं उसके साथ हम खड़ा नहीं। इसलिए साथियों, पहले जनता का जो चोरी हो रही, प्रतिनिधित्व के सवाल की चोरी, जो जनता के सम्मान की चोरी, जो जनता की रोजी रोटी की चोरी, उस रोजी रोटी की सवाल करिए। और सभी से सवाल है कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं जहाँ पर अन्याय हो रहा है, जहाँ पर जिनका जितना हक है उसका प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, सबसे पहले आप मार्च वहाँ शुरू कर दीजिए। जब वहाँ पर मार्च शुरू कर देंगे तो पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। नहीं तो ये आप बेईमानी होगी और आप अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर लड़ाई कुछ भी लड़ते रहिए। जब तक भारतीय समाज के लिए और भारतीय लोकतंत्र के लिए और भारतीय सत्ता संस्थानों में इन आम गरीब गुरुआ के प्रतिनिधित्व की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक ये सब बेईमानी होगी। और समझने की ज़रूरत है कि जो बात आरोप लगा रहे हैं वो सामाजिक प्रतिनिधित्व की बात नहीं करते, वो समाज में हो रहे अन्याय की बात नहीं करते। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत, भारत के लोकतंत्र जिंदाबाद।